मुझे लगता है कि डीकेटी अपने माध्यम से ये इंश्योर करता है कि जो बच्चे कहीं भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस मिले उन लोगों से जो कभी एक नॉर्मल एस्पिरेंट होते थे बट अब क्योंकि लिस्ट में नाम आ गया है और वो कुछ इस तरफ हो गए हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुँचे, एक अनफिल्टर्ड मैसेज जो कोई कोचिंग वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगेन वो एक ड्रीम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी की एक कहानी सुनाना, एक टू द पॉइंट ये बताना कि उन्होंने लाइफ में क्या किया है। तो थैंक यू डीकेटी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग गौतम है। इस बार के हुए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम 2024 में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आई हैव गिवन 3 attempts of this examination in all. One was in 2021, other was in 2023 and finally in 2024, in which I received the first rank. A little bit about myself. I have done my schooling from Delhi Public School, Bokaro Steel City. Post that, I went on to pursue a 5-year integrated MSc Economics course from IIT Kharagpur. During the pandemic, I started preparing for this examination, the Indian Economic Service examination. And the first attempt I gave was in 2021, in which I wasn't able to do very well. I missed the mains cutoff by a huge margin. Post that, in 2023, I again missed out on the mains cutoff by approximately 10 marks. And finally in 2024, I was able to get the success. A little bit about the service itself. It is an organized group A service, interministerial और interdepartmental service है, जो कि around 72 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अक्रॉस स्प्रेड है। बहुत सारे डाइवर्स अरीनास या सेक्टर्स में है ये, जैसे कि सोशल सेक्टर में अगर आप देखें तो एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज, फूड प्रोसेसिंग, या फिर एनर्जी, environment, even the Department of Economic Affairs as well as the Ministry of Finance itself. So काफ़ी डाइवर्सिफाइड सर्विस है ये। इसके अलावे बहुत सारे डेप्यूटेशन वाले काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गए, जैसे कि आपके रेगुलेटरीज बॉडीज में हो गए, या फिर इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में हो गए, जैसे कि यूएन बॉडीज में हो गए, या फिर आपका स्टेट लेवल पे भी डेप्यूटेशन होता है यहाँ से। मुझे लगता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहले तो आपके सोर्सेज सही होने चाहिए, दूसरे आपका कवरेज जो है सिलेबस का वो 100% होना चाहिए, तीसरा आंसर राइटिंग, एंड फोर्थ आपको रिवीजन और री रिवीजन करना है। एग्जाम का पैटर्न के अगर बारे में मैं बात करूं तो टोटल जो मेंस में मार्क्स है वो 1000 का है। इसमें 100 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज है, 100 फॉर जनरल इंग्लिश, 200 फॉर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, 200 for general economics paper 2, 200 for paper 3 and 200 for paper 4, and finally 200 marks for your personality test or your interview. Now coming to general economics paper 1, so इसमें 2 पार्ट हैं। पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है और दूसरा जो पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स वाला पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैंने HL आहूजा को रेफर किया, वो मेरा कोर बुक बन गया। उसके अलावे मैंने निकोलसन स्नाइडर के कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 आपका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, पार्ट 2 चॉइस एंड डिमांड है, एंड पार्ट 4 जो कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई है, उनको भी कवर किया। इसमें डुअलिटी और स्लट्स की इक्वेशन का जो पार्ट है वो आपको ठीक से कवर करना है। अगर आपको इस किताब से वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जस्टिन एलोरियागा के थ्योरी, माइक्रो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन को भी रिफर कर सकते हैं। सिमिलरली शिकागो प्राइस थ्योरी जो कि है आपका यूट्यूब पे ही ये चैनल है, ये दोनों जो मैं बताया, ये दोनों से आप रेफरेंस ले सकते हैं और डुअलिटी, स्लट्स की इक्वेशन, ये सब का आप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली इसमें प्रैक्टिस की भी काफ़ी ज़रूरत है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट में भी, तो मैंने इसके लिए जो बुक्स के न्यूमेरिकल्स थे जो एग्जाम्पल में दिए थे, निकोलसन स्नाइडर के हो गए, उसको काफ़ी मेहनत से तैयार किया। और इसके अलावे मैंने जो है इकोनॉमिक्स इन मेनी लेसन्स, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे, तो वहाँ से भी प्रिपरेशन अपनी पूरी की। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होता है आपका प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, बायलैटरल मोनोपोली, ये सब पार्ट आता है। तो इसको पूरा करने के लिए मैंने कुटसाइनीस के चैप्टर 21 का सहारा लिया। सो बेसिकली आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा अपने सोर्सेस को, पूरी किताब को नहीं पढ़नी है,
और किताब के कुछ कुछ चैप्टर्स को पढ़ने हैं। आगे चलते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स जो है, पार्ट बी जो है, इसमें स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स के लिए मैंने हमारे आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं अन्वेषा मैम, उन्होंने मुझे बताया था कि एनजी दास नाम की एक किताब है, तो वो किताब मेरे पास पहले से पढ़ी हुई थी, तो उसी से मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। इकोनोमेट्रिक्स वाला जो पोर्शन है वो मैंने एनपीटेल लेक्चर से कवर किया है। सबूज कुमार मंडल सर हैं आईआईटी मद्रास के, उन्होंने एनपीटेल पे बहुत बढ़िया लेक्चर बना के रखा है, तो मैंने मैक्सिमम कवरेज जो है वहां से किया है। और फाइनली दामोदर गुजराती, वो तो आपको मिस नहीं करना है। ये लेक्चर्स करने के बाद भी आपको दामोदर गुजराती से रेलेवेंट चैप्टर्स या आपका कोई अगर वीक पोर्शन रह जाता है तो वो आपको पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू जनरल इकोनॉमिक्स 2, इसके भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, इसमें 7-8 सब डिविजन्स हैं यहाँ पे। सो पहले जैसे अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, तो इसमें मर्केंटलिज्म या फिजियोक्रेसी वाला जो सेक्शन है वो मैंने एमएल जिंगान की जो किताब आती है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसी से पूरी कर ली थी। यहाँ पे आपको क्विज़ने का जो टैब्लो इकोनॉमिका है उस पे खास करके ध्यान देना है फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी सब जो थ्योरी था, नियो क्लासिकल हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया, ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही पूरी कर ली। उसके लिए मैंने फ्रोएन पढ़ा है, एच.एल. आहूजा पढ़ा है, और उसमें अगर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का अगर आप क्वेश्चन पूछे तो कुछ कुछ पोर्शन मैंने सूरज गुप्ता की किताब से भी पूरे किया है। फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट के लिए मैंने स्ट्रेस डेरिवेटिव मार्केट पे ही दिया, और ये हमारे जितेंद्र महाकूट सर हैं आईआईटी खड़गपुर के, उनके ही एनपीटेल लेक्चर से इसको भी पूरा किया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए साल्वाटोर है, उसको बाइबल कहा जाता है या गीता कहा जाता है, इस एकदम ये किताब जो है वो आपको पढ़ लेनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। इसके सारे पार्ट्स और पोर्शंस जो है वो रेलेवेंट हो जाते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और क्राइसिस जो है, ये वाला पोर्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसे आपको नेग्लेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपको गूगल सर्च पे आप ज्यादा रिलाई करें, यूट्यूब वीडियोस हो गया, आप एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया या सब प्राइम क्राइसिस हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, इसके ऊपर देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें आपको ये देखना है कि क्राइसिस किस वजह से कॉज हुआ, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स एंड स्पेसिफिकली व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। सो दीज पोर्शंस हैव टू बी कवर्ड। अब क्या होता है कि इसमें आपको कभी कभी कुछ सवाल समझ में नहीं आता है जो काफी टफ पूछ दिया जाता है बाकी पोर्शन से। सो अगर आप इसको अपने साथ तैयार करके ले जाते हैं तो आपको एक अच्छा विकल्प मिलता है जो आप अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फाइनली कमिंग टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ज्यादातर मैंने इसकी प्रिपरेशन एच.एल. आहूजा, एम.एल. जिंगान की किताब से की है। जब 2021 के अप्रॉक्स जब मैं तैयारी चालू कर रहा था 21-22 के, तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट आईएएस में विभास झा सर हैं, उनके पास गया था। उनको मैं बिल्कुल भी जानता नहीं था उस टाइम, लेकिन उनको टेलीग्राम पे ही एक मैसेज ड्रॉप करके उनके पास चला गया। ही वॉज वेरी ओपन टू डिस्कस थिंग्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन विद मी। सो वहाँ पे जाते ही सर ने मुझे बताया था कि डीयू रीडिंग्स की कुछ कुछ किताबें ले लेने के लिए, एज वेल एज उसमें से बता दिया था कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो था वो मैंने ज़्यादातर डीयू रीडिंग से ही कंप्लीट की, एज वेल एज एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, सोलो मॉडल वगैरह भी। लेकिन हैरड डोमर मॉडल वगैरह मैंने फिर एच.एल. आहूजा से कंप्लीट की। इवन दोज पोर्शंस व्हिच वर रिलेटेड टू डेवलपमेंट लाइक बिग पुश थ्योरी और द क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी, or say the backwash and the spread effect of Mirdal, these all I relied heavily on H.L. Ahuja. Now coming to general economics paper 3, इसमें मेरे करीब 100 मार्क्स आए हैं। So this will be amongst the highest, and यहाँ पे मैंने एक substantial lead भी लिया है बाकी लोगों से। भले ही मेरे मार्क्स G1 और 2 में बाकी लोग से थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन G3 और इंडियन इकोनॉमिक्स पेपर में मैंने उन्हें कॉम्पनसेट कर लिया। सो G3 एक वैसा टॉपिक है जो फिर से लोग काफी नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसमें अगर मैं सब डिवीजन करूं तो फिर वही पब्लिक फाइनेंस है, आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है। अंत में एक मार्केट एंड प्लानिंग का एक छोटा सा सेक्शन बचता है, वो आप चाहे तो एम.एल. जिंगान डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, एच.एल. आहूजा या फिर इंडियन इकोनॉमी की कोई भी बुक से पूरा कर सकते हैं। कमिंग टू पब्लिक फाइनेंस, इस पे मैंने हेविली एच.एल. भाटिया और एच.एल. आहूजा पे ही रिलाई किया है। एक
किताब आती है जो काफ़ी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है एम.एल. झिंगान की जो है वो मनी, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। इसमें पब्लिक फाइनेंस का जो पोर्शन है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली यहीं से पूछी गई हैं एग्जाम में। सो फिर आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपको सारे बुक कवर टू कवर, एंड टू एंड नहीं पढ़ना है, आपको कुछ कुछ वहां से पिक एंड चूज करना है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट है जहां बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि कहाँ से पढ़ें, इनका सोर्सेस क्लियर नहीं रहता है। सो मेरे हिसाब से ग्राहम एशफोर्ड, ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, इनका यूट्यूब पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है पूरा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे, आप उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। सिमिलरली एनपीटेल पे जैसे मैं मंडल सर का बता रहा था, उनके भी लेक्चर्स पढ़े हैं और उसमें से भी आप काफ़ी चीज़ पिक एंड चूज कर सकते हैं। इसमें सारे लेक्चर्स पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो सिलेबस से रिलेवेंट है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फाइनली अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ पोर्शन छूट जा रहा है आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, तो आप उसको चार्ल्स कोलस्टार्ट से भी पूरा कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ ही खत्म हो जाएगा। सो आप एच.एल. आहूजा के जो चैप्टर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट, वो आप काफ़ी बढ़िया से कवर करें तो इसमें काफ़ी चीज़ कवर हो जाएगी। चाहे उसमें ये भी चैप्टर्स है कि मोनोपोली को कैसे कंट्रोल करना है, वो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या है, ये सब भी एच.एल. आहूजा में बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। आर.आर. बर्थवाल की एक किताब है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पे, उससे आप पहले फ्यू चैप्टर्स इसके लिए कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस या फिर मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। ये सब चैप्टर्स जो हैं, ये फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स आपको कर लेना है। एक और चैप्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली दिया गया है, तो वो सब भी आप कवर कर सकते हैं। अगेन कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक मेरा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है और इसके लिए मैंने मिश्रापुरी और करंट अफेयर्स पे काफी हेवीली रिलाई किया है। अगेन विभास सर के जो लेक्चर्स हो जाते हैं जो बजट के हैं, और ये लेक्चर सिर्फ इस साल के बजट के नहीं, इंटरिम बजट के भी हो गए या फिर आपके 2-3 साल पुराने बजट्स के भी हो गए, तो आपको टोटल 4-5 साल के बजट के लेक्चर्स इसमें कवर कर लेने हैं अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक सर्वे भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, चाहे आप उसका समरी पढ़ सकते हैं या आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कितना टाइम आपके पास बाकी है उसके ऊपर। न्यूज आपको ऑन अ डेली बेसिस फॉलो करनी है, ये आप थ्रू वेरियस मीडियम से कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो से हो गया या फिर आपका संसद टीवी से हो गया या आपका न्यूज़पेपर हो गया, मिंट हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं करंट अफेयर्स में, एंड हाउ कैन यू यूटिलाइज इट इन आंसर राइटिंग। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि अगर मुझे बात करनी है कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, तो उसमें मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिलने में दिक्कत हो रही है और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत सरकार ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया है यूएस गवर्नमेंट के साथ। तो इस टाइप के एग्जांपल देके मैं करंट अफेयर्स से इसको लिंक कर सकता हूं, जिसमें मुझे थोड़ा पॉइंट्स और गेन हो जाएगा। सिमिलरली आप विकसित भारत वगैरह जैसे हो गया, तो इसके भी जो पिलर्स वगैरह हैं वो सब भी काफ़ी बढ़िया से डिफाइंड होते हैं बजट में। इस साल के बजट में जैसे विकसित भारत के क्या क्या पिलर्स हैं और कैसे हम उसको अचीव करेंगे, क्या क्या हमारा फोकस सेक्टर्स रहेगा, उस पर भी काफ़ी बढ़िया से डिटेलिंग की गई है, तो आप बजट का भी डॉक्यूमेंट बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फाइनली आप संसद टीवी वगैरह पे भी रिलाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं विवेक देबरॉय सर का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इनइक्वालिटी को सिर्फ हम लोग इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी में नहीं देख सकते हैं, हम उन्हें सोशल एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए। तो क्या हेल्थ में इनइक्वालिटी है, क्या एजुकेशन में इनइक्वालिटी है, क्या इन्वायरमेंट में इनइक्वालिटी है। सो अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है, जैसे हेल्थ में जो इनइक्वालिटी है उसके लिए जन आरोग्य मिशन जो हो गया, आपका आयुष्मान भारत जो मिशन हो गया वो कर रही है। एजुकेशन में जो इनइक्वालिटी है उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया या निपुण जो स्कीम है जिसमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी पे ध्यान रखने का बात है, तो वो सब चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का ये है कि सहकार से समृद्धि हम ये करेंगे, तो इस टाइप के कुछ कैची फ्रेजेस भी आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग राइटिंग योर पेपर। नाउ कमिंग टू जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में मैंने जो देखा है इसमें 4 पोर्शंस हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। पहला पोर्शन है हिस्ट्री का,
फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमी का और पॉलिटी का। नाउ हिस्ट्री के लिए आपको एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न ये पूरा कवर करना पड़ेगा, बट जो मैं ट्रेंड देख रहा था उसमें एंशियंट में थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन और मौर्यन रूल पे ज्यादा फोकस है। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो गुप्ता रूल वगैरह से भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा एक बार मैराथन वीडियोस हो गया या कोई एक शॉर्ट नोट्स है वहां से कर सकते हैं, और अगर आप के पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटीज है, सतीश चंदा की हो गई या आर एस शर्मा की हो गई, या मॉडर्न इंडिया की विपिन चंद्रा की हो गई, तो ये सब आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। सिमिलरली आजकल जो सेकंड पोर्शन है इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का, उसमें काफी जो फोकस है वो आपका इन्वायरमेंट साइड चला गया है। तो आप क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर पिछले बार जो आया था, या जोशीमठ क्राइसिस के ऊपर, या हीट वेव्स के ऊपर। तो इसका मतलब कि आपका जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिजास्टर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, उसके ऊपर काफी फोकस आ गया है। इवन इस टाइम एल नीनो पे क्वेश्चन था कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे। सो आपको पूरी तरह से इन्वायरमेंट के बारे में करंट अफेयर्स फॉलो करना जरूरी हो जाता है इसमें। जैसे कि अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे अगर क्वेश्चन आता है, इसी संसद टीवी पे ही एक डिस्कशन हो रहा था कि मोटे अनाज के क्या क्या फायदे होते हैं, तो उसमें आपका बोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्लूटेन फ्री रहता है तो आपको क्या उससे एडवांटेज है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ। उसका ये भी है कि क्लाइमेट रेजिलियंट वो होता है आपका, तो इट कुड ग्रो इन वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, सो वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है ये। सो दीज आर द की थीम्स जो मुझे देखने को मिल रहा है इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में। इकोनॉमी वाला पोर्शन तो हम लोग सब लोग कवर कर ही रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से। स्कीम्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट स्कीम्स, खास करके फ्लैगशिप स्कीम्स पे गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन हो गया, या आपका एमजी नरेगा हो गया। इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है और आपको इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस रेडी रहनी चाहिए कि इस स्कीम का क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। नाउ द पॉलिटी पार्ट में 4 क्वेश्चन तो आपके लक्ष्मीकांत पॉलिटी से ही रहते हैं, तो आप उसको या तो सिमिलरली मैराथन लेक्चर से पूरा कर सकते हैं, या फिर आप उसको थ्रू द बाय टेकिंग द लॉन्ग रूट आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत से। लेकिन इसका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है आपका फॉरेन पॉलिसी से, जो मैं देख रहा हूँ। सो उसमें आपको अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें क्लियर रखनी होंगी। अब जैसे इंडो पैसिफिक में भारत का क्या स्टैंड है, इंडियन डायस्पोरा भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, सो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी टैकल्ड। जनरल इंग्लिश के लिए मैं कहूंगा कि एस्से आप जो है वो रफ में लिख लें, और प्रेसी राइटिंग जो होता है उसके रूल्स की 1/3 वर्ड को एक्सीड नहीं करना है, उसको फॉलो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ग्रामर वगैरह वाला पोर्शन है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही टैकल कर सकते हैं उसको, जो ग्रामेटिकल पोर्शंस वगैरह होते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पिलर विच आई सेड वाज आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये तीनों लिखना है, और आपको टेस्ट इसके लिए देना पड़ेगा। अब आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज लिया था, देयर वर 8 टेस्ट इन दैट टेस्ट सीरीज, और मैंने ऑलमोस्ट सभी लिखे थे। अगर कुछ अपलोड करना छूट भी गया था तो खुद से लिख के सेल्फ एवेल्युएट कर लिया था। एक और तरीका है जिससे आप नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ड्यूरिंग द योर प्रिपरेशन, तब भी आप उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लें इन अ टेस्ट फॉर्मेट, तो उससे क्या होता है कि आपका स्पीड जो है वो आपको पता चल जाता है कि आपका स्पीड, जो पेपर लिखने का टाइम पीरियड है वो 3 घंटे के अंदर में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जैसे कि आपका ये हो गया कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली थ्योरम से रिलेटेड हैं, जैसे स्टॉकलर-सैमुएल्सन थ्योरम अगर मेरे से पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्टली उस थ्योरम का जो मेन पॉइंट है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट थ्योरम, कि व्हाट डज द थ्योरम से, वो मैं इंट्रोडक्शन में ही लिख देता हूँ, ताकि एग्जामिनर को जो है वो क्लियर हो जाए कि मैं ये थ्योरम को जानता हूँ। फिर उसके बाद बॉडी में मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद और रिजल्ट्स को और एलाबोरेटिव वे में लिखूंगा, और फिर अगर कुछ कंक्लूजन में कुछ कमी हो गई उस थ्योरम की, जो या अगर उसका एम्पेरिकल एविडेंस जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो सब चीज़ मैं कंक्लूजन में बता देता हूँ। सो
ये तो मैंने एक एग्जांपल ली, यू कुड टेक अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो आप देखिएगा जैसे कि यही एक थ्योरम आता है, जैसे कि रिकार्डियन आपका कॉम्पेरेटिव एडवांटेज का थ्योरम आया, जिसमें आपका बता रहा था कि कैसे आपका टू डिफरेंट कंट्रीज में विच आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट गुड्स, उसमें मतलब ट्रेड होगा आपका, जिसमें जिसका कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है वो कंट्री उसको एक्सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड है तो वो इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, तो इसके लिए हमें कोई और आपका थ्योरम यूज करना पड़ता है जो उसको एक्सप्लेन कर पाए। सो उसको मैं कंक्लूजन में उस तरह से लिख दूंगा कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इंटर इंडस्ट्री ट्रेड बट इट डिड एक्सप्लेन इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, इस टाइप से मैं उसको लिख दूंगा कंक्लूजन में। सिमिलरली आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के जब आंसर्स लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसमें जनरल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या वाइस वर्सा। जैसे अब मुझे पूछा गया कि जीएसटी क्या अच्छा है कि नहीं, तो इसको मैं लिंक कर सकता हूं कि व्हाट आर द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कि पहले बहुत मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होते थे और अब उसको कम किया गया है। भले ही अभी स्लैब्स वगैरह हैं काफ़ी, फिर भी वैट था आपका, ऑक्ट्राई था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, सो अब उसको कम कर दिया गया है। सो इसको मैंने कैनन ऑफ टैक्सेशन से जोड़ दिया। सो इसमें एक चांस होता है कि मुझे और मार्क्स मिल जाए। सो सेम थिंग यू कुड डू विथ योर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर। वहां पे आप जो है रियल लाइफ इंडियन इकोनॉमी से एग्जाम्पल ला सकते हैं। जैसे अगर मैं वही बात करूं कि आपका कॉम्पेरेटिव एडवांटेज का थ्योरी है, तो इंडिया में जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है, तो इस पे हमें ध्यान देनी चाहिए। इस टाइप से आप कर सकते हैं, बट ये करना भी जरूरी नहीं है। ये सब जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ ये पेरिफेरी वाली एस्पेक्ट है। कोर में तो आप वही इंट्रोडक्शन जो आपका जो थ्योरी है उसके बारे में आप लिखेंगे, फिर बॉडी में जो आप थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और कंक्लूजन में उसका या तो आप समराइज कर देंगे पूरे पॉइंट्स को, या उसमें विच आर थिंग्स विच आर नॉट ट्रू अबाउट दैट थ्योरी, वो सब आप लिख सकते हैं इसमें। फाइनली कमिंग टू द इंटरव्यू पोर्शन, या इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कह सकते हैं, तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उससे कीवर्ड्स निकाल लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोकारो स्टील सिटी का हूँ, तो यहाँ पे सेल एक बहुत बड़ा पीएसयू है। सो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि नेशनल स्टील पॉलिसी क्या है, भारत में कितना टोटल स्टील प्रोडक्शन होता है, चाइना में कितना होता है, हमारा स्टील अनकॉम्पिटिटिव क्यों है एज कंपेयर टू चाइना, या कहें कि हम लोग उसको हम लोग फॉरेन मार्केट में क्यों नहीं एक्सपोर्ट शेयर गेन कर पा रहे हैं, या फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपियन यूनियन लगाने वाला है उसका क्या इंपैक्ट होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद अपने डैफ से रिलेटेड प्रिपेयर कर लेने हैं। स्टेट हो गया, जैसे मेरा झारखंड है और मेरा पेरेंट्स जहां बर्थ प्लेस है वो बिहार है। सो आपको मैंने झारखंड और बिहार दोनों से रिलेटेड कि इनके इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे कॉम्पेरेटिव एडवांटेज है और कैसे हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। सो इस सब से रिलेटेड भी तैयारी कर ली थी। इंटरव्यू में आप इंडियन इकोनॉमी और जो आपके इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें। इकोनॉमिक मॉडल्स को भी आप रिवाइज करते रहें। जैसे कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो लुइस मॉडल से पूछा गया था और मार्केट फेलियर से पूछा गया था। उसमें इंफॉर्मेशनल असिमेट्री, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब पे क्वेश्चन आए थे। सो आपको सारे इस सब चीजों पे प्रिपेयर करके अच्छा से रखना है। नाउ सेकेंडली कमिंग टू व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन कॉलेज के टाइम ही चालू कर देना चाहिए। मुझे तो काफ़ी लेट हो गया इस बात को जानते हुए। कॉलेज के टाइम में मैंने अपने सिलेबस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, प्रोफेसर वगैरह जो बोलते थे उनकी बातों को ठीक से नहीं सुना। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपका कोर्स चलते जाता है, और मास्टर्स हो या आपका बैचलर्स हो या इंटीग्रेटेड मास्टर्स हो, उसमें काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है। आईटी खड़गपुर वगैरह में जैसे हमारा कोर्स काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड था। सो अगर मैं उसी को फॉलो करते रहता और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहता, और गाइडेंस की भी कमी नहीं होती है कॉलेज में, सो आई थिंक दैट इज द प्रॉपर टाइम टू स्टार्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। हालांकि अगर आप यहाँ पे कॉलेज के बाद भी तैयारी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं, आप दिल्ली से भी तैयारी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी पूरी तैयारी जो थी वो घर से की थी, और टेस्ट सीरीज भी जो था मैं उसको स्कैन करके अपलोड कर देता था और वो चेक होके विद इन द गिवन टाइम फ्रेम वापस आ जाता था। ये जो क्वेश्चन है कि घर से करें या
दिल्ली से करें, आई डोंट थिंक इट मैटर्स. इट शुड बी आंसर्ड बाय द कंसर्न पर्सन कि उसको क्या लगता है कि क्या सही है उसके लिए. अगर उसको लगता है कि उसको ज़्यादा बेटर ग्रुप मिलेगा बाहर तो उसको वहाँ जाना चाहिए, या उसको लगता है कि ज़्यादा बेटर उसकी प्रिपरेशन हो पाएगी रेगुलर क्लासेस अटेंड करके, तो वो करना चाहिए. हालांकि अभी घर से भी तैयारी करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर जब से ये जियो फाइबर का रेवोल्यूशन हुआ है तब से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे और कई सारे सोर्सेज तो मैंने ही आपको बता दिए जो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. तो घर से भी करने में, तैयारी करने में कोई गलत बात नहीं है. रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया देखिए आपका ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहते हैं. मैं ज़्यादातर अपने प्रिपरेशन वगैरह के बारे में लोगों को बताता नहीं था यहाँ पे कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बातें करने में अच्छी नहीं लगती थी. हम लोग थोड़ा सा बाहर जो भी दोस्त मिलते थे, हम वर्क से अलग, चाहे वो क्रिकेट पे बात हो गई या किसी स्पोर्ट्स पे बात हो गई या पॉलिटिक्स पे या सिनेमा के, उस टाइप की बातें ज़्यादा करना पसंद करते थे. तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे हो जाता था जो भी दोस्त थे उनके साथ मिलके. तो ये हम सभी का वो कॉमन डिविडेंड रहा है कि हम इसी सब टॉपिक्स पे बात करते थे ताकि हम रिलैक्स हो जाए, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल लेते थे, चाहे बैडमिंटन हो जाए, क्रिकेट हो जाए, कभी कभी बास्केटबॉल भी खेल लेते थे. सो ये पूरा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. कोई स्ट्रैटेजी गलत नहीं है इसमें. ऑनलाइन प्रिपेयर करना हो गया या ये हो गया, व्हाट बेस्ट सूट्स यू, ये आपको डिसाइड करना है. फेलियर तो बहुत सारा मैंने भी देखा है यहाँ पे, नॉट ओनली इन दिस एग्जाम बट सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो दैट आई वॉज गिविंग. सो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बैकअप्स अपने जो है वो तैयार रखें कि व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन. हार्श रियलिटी ये है कि पिछले बार जब मैं ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो 18 सीट्स थी, उसके पहले थोड़ा अधिक थी, 24 थी, और अभी 12 हो गई हैं. सो बहुत कम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं. सो आपको अपना बैकअप तैयार रखना चाहिए. अब सबसे आप क्या कीजिए कि नियरेस्ट जो है, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट्स पढ़ते हैं तो उसमें नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट जो होते हैं कि क्या होंगे इसके. सो एक एग्जाम होता है RBI ग्रेड बी DEPR का. वो एग्जाम है जो आप सेम तैयारी के साथ या कुछ कुछ एडिशन करके या सब्सट्रैक्शन करके, मतलब जैसा भी हो वो आप दे सकते हैं उस एग्जाम को तैयारी करके. सिमिलरली आपका कुछ कुछ इकोनॉमिस्ट के लिए स्पेशल स्टेट सर्विस वगैरह में भी हायरिंग होती है. जैसे BPSC के थ्रू फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हायरिंग हो रहा था जिसमें इकोनॉमिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था. सो ये सब एग्जाम को भी आप दे सकते हैं. और देयर आर मेनी पोर्टल्स, सरकारी एग्जाम पोर्टल्स वेयर यू कुड लुक कि क्या क्या आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप प्राइवेट सेक्टर में भी इकोनॉमिस्ट का पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं. इवन ड्यूरिंग माई स्टे एट IIT खड़गपुर व्हेन आई वाज गेटिंग प्लेस्ड, सो वहाँ पे भी काफ़ी कंपनीज आई थी जो एट द जूनियर इकोनॉमिस्ट लेवल बहुत लोग को हायर कर रही थी. सो दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो यू कुड लुक इनटू. सो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपकी बहुत सारे वाइड अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं. सो इट शुड नॉट जस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स बट ऑल्सो टू प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल. टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने कहा, जितने टेस्ट आप लिखें उतना आपको फायदा होगा. मैंने टोटल 8 टेस्ट लिखे थे. हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एज अ टेस्ट सीरीज ही यूज किया था. भले ही मैंने उसका आंसर पहले ही फाइंड आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको एज अ टेस्ट मैंने लिखा था. एग्जाम के टाइम एक्चुअली आपको GE पेपर 2 में क्या हुआ था मेरे साथ कि आपको ठीक से चेक करना है कि कितने पेजेस आपको मिल रहे हैं आंसर लिखने के लिए. ऐसे टेस्ट सीरीज वाले कभी कभी 3 पेज देंगे 15 मार्कर्स के लिए फॉर एग्जांपल, और 20 मार्कर्स के लिए 4 देंगे. UPSC हो सकता है उसको 2 और 3 कर दे. सो वो चीज़ आपको ख्याल रखना है कि आप कहीं मिस नहीं कर जाए कि आप 3 सोच के लिख रहे हैं और आप सारे पोर्शंस कंप्लीट नहीं कर पाए. तो दैट वुड बी लूजिंग ऑन द मार्क्स दैट यू आर गेटिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ठीक से एक बार पेपर पलट के देख लें वहाँ पे और फिर उसके बाद ही अटेम्प्ट करें. नाउ फाइनली ये जो सोर्सेज है जो मैंने आपको कवर कर लिया, इसके अलावे आई वुड लाइक टू थैंक द दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू explain what are the sources of I have followed and what are the challenges that I have faced during my preparation, but also जो भी यहाँ पे टॉपर स्टॉक वगैरह होते थे वहाँ पे मैं काफ़ी इसको देखता था और DKT के थ्रू मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ सीखा, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करना है. सो there have been unlimited videos that I have watched of DKT and which have helped in my preparation. So best of luck to all of you and prepare well. Thank you.